धरती की दुनिया में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। इन सभी को एक पंक्ति या कहें दोहे के पूर्वार्ध में प्रमाणित प्रतिष्ठा देती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता निज भाषा। इसकी पहली पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। साहित्य जगत में जैसे रीति काल, भक्ति काल, वीर गाथा काल माने गए हैं, वैसे ही भारतेंदु काल भी चर्चित है। भाषा का बीज है बोली। बोली के लिए यह लोक कथन बेहद महत्वपूर्ण है। 5 कोस पर पानी बदले 12 कोस पर बाणी। बाणी या कहें बोली का व्याकरण सम्मत प्रयोग ही भाषा है। इसी भाषा के लिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा जैसे अनेक विशेषण सुनने पढ़ने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, देश के अनेक भागों में बोली को भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग भी जब तब उठती रहती है। सनातन धर्म की मान्यता है कि धरती पर कुल 86 लाख जीव योनियां हैं। इनमें से मात्र एक मानव योनि ऐसी है जिसे विवेक और भाषा के आभूषण मिले हैं। हम सब मानव की पहचान के साथ ही विकास की सभी धाराओं का बीज है भाषा। हम किस तरह मात्र मुख से निकले शब्दों के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं, इसका बहुत ही प्यारा और गंभीर दृष्टांत रामायण और रामचरितमानस में देखने को मिलता है। रामायण, भागवत, महाभारत, पुराण आदि आदि केवल धार्मिक उपदेश नहीं, वरन जीव मात्र के लिए सामाजिक निर्देश भी हैं। जैसे कि ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में जब पहली बार हनुमान राम को वार्तालाप करते हैं, तो राम छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि यह वानर पुरुष जिस गरिमा ठहराव से वार्तालाप करते हुए न तो हाथों का अनावश्यक हरकत देता है, न आंखों को चंचल बनाता है और न ही चेहरे के भावों में नाटकीयता लाता है, अतः निश्चय ही यह सभ्य पुरुष है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। भारत का संदर्भ लें तो भाषा के संदर्भ में यह एक रोचक तथ्य है कि हजारों साल पहले जब दुनिया के प्रायः सभी देश बोलना सीख रहे थे, तब भारत में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे भाषाई गौरव के ग्रंथ वर्तमान थे। वेदों की उन्नत भाषा छांदस कहलाई। यह भाषा इतनी कठिन और दुरूह थी कि आचार्य पाणिनि ने इसे संस्कारित किया और अपेक्षाकृत सरल व सर्वसुलभ भाषा बनी संस्कृत। विद्वानों की निज भाषा रही संस्कृत के संदर्भ में यह धारणा कि ये सभी भाषाओं की माता है, नासा के इस तथ्य से प्रमाणित हो जाती है कि दुनिया की एकमात्र समर्थ भाषा संस्कृत है, क्योंकि आज के कंप्यूटर युग में कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ और पूर्णतः निरापद भाषा संस्कृत को माना गया है। हिंदी भाषा के विकास में भी संस्कृत का अभूतपूर्व योगदान है। वापस विषय पर लौटें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा को सर्वोच्च प्रतिष्ठा देने वाली कविता निज भाषा को 10 दोहों के रूप में लिखा है। प्रत्येक दोहा भाषा और मानव के जुड़ाव को नई परिभाषा देता है। अपने पहले दोहे में वे कहते हैं, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। यह हिय का शूल हम दैनिक जीवन में बार बार तब महसूस करते हैं जब कोई बड़ा हमें या किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मन की बात कह देने से दिल हल्का हो जाता है। भारतेंदु निज भाषा को रत्न की उपाधि देते हुए इसे दरबार, राजकाज सब जगह पहुंचाने की बात करते हैं। देश दुनिया में धर्म को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रत्येक धर्म का परिचय उसकी भाषा में लिखे ग्रंथ से ही प्राप्त होता है। इस दृष्टि से भारतेंदु भाषा को निज धर्म, निज मान और निज कर्म से भी ऊंचा स्थान देते हैं। निज भाषा का महत्व उन लोगों को देखकर समझा जा सकता है जिन्हें भगवान स्वर यंत्र देना भूल जाते हैं। वे इशारों से मनोभाव संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होने पर मन प्राण वो भी दोनों के अर्थात कहने वाले और सुनने वाले के पीड़ा से भर जाते हैं।
ऐसी ही पीड़ा तब होती है जब कोई फ्रेंच, जापानी, जर्मन भाषा का व्यक्ति मिलता है और दोनों ही भाषा नहीं समझ पाने की पीड़ा से इशारों की भाषा पर उतर जाते हैं। विज्ञान हो या विधि, अध्यात्म हो या धर्म, शिक्षा हो या संस्कार, ये सभी निज भाषा में जितने बोधगम्य होते हैं उतने दूसरी भाषा में संभव नहीं है। हाल ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालती निर्णयों को लेकर कुछ ऐसी ही टिप्पणी की है। सुनना और समझना दो अलग बातें हैं। सुना कुछ भी जा सकता है, लेकिन समझ में वही आता है जो निज भाषा में हो। धरती पर मानव ने बोलकर अपने मनोभाव बताना कब से शुरू किया, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसीलिए बोली अथवा बोलियों का इतिहास जानना भी कठिन है। प्राकृतिक और युद्धों के कारण मानव कबीलों की ही नहीं, बस्तियों, गांवों और नगरों का संक्रमण भी एक सच्चाई है जो बोलियों के संचरण का बड़ा कारण रहा है। लेकिन भाषाओं के बारे में कुछ कहने सुनने के लिए तथ्यों का काल निर्धारण किया गया है। भारत के संदर्भ में लें तो 2500 ईसा पूर्व तक आर्यकाल, 500 ईसा पूर्व तक प्राकृत काल, फिर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल, 1300 ईस्वी तक हिंदुस्तानी काल और 1800 ईस्वी से हिंदी भाषा का काल माना गया है। व्यक्ति ने बोली विकसित की, लेकिन उसे भाषा समाज ने दी। जैसे कि भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम स्वरूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। संसार में किसी भी भाषा परिवार का इतना लंबा और अविच्छिन्न इतिहास नहीं है जो भारत की तरह 5000 साल से भी अधिक का हो, साथ ही जिसमें संहिता ग्रंथ हो, ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैन में बौद्ध ग्रंथ हो, प्राकृतिक, अपभ्रंश, साहित्य के अलावा अनेक ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, काव्य शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, छंद शास्त्र आदि के पुष्कल भाषाई प्रमाण उपलब्ध हैं। ये भी तथ्य है कि जो देश दूसरे देशों में विकसित ज्ञान विज्ञान का उपयोग करना चाहता है, उन्हें अपनी भाषा को तदनुरूप सक्षम बनाने के लिए नियोजित रीति से भाषा का विकास करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत हद तक अनुवाद पद्धति का सहारा भी लेना पड़ता है। यह कुछ कृत्रिम जरूर है, लेकिन अपरिहार्य भी है। प्रायः सभी विकासशील देशों को इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। भारतेंदु जिस निज भाषा पर जोर देते हैं उसका कलेबर बहुत बड़ा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 राजभाषाएं सम्मिलित हैं। प्रश्न आता है कि क्या ये सभी निज भाषा मानी जा सकती हैं? यदि विशाल दृष्टिकोण से देखें तो भारत से प्रत्येक भारतवासी की जो निजता है, उस दृष्टि से सभी 22 राजभाषाएं निज भाषा मानी जा सकती हैं। संभवतः इसीलिए तमिल, तेलुगु, बांग्ला, पंजाबी, संस्कृत भाषा को निज भाषा की श्रेणी में लाने के लिए देश में त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया है। इससे हिंदी व अंग्रेजी की व्यापकता के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी पुष्पित और पल्लवित होती रहती हैं। यही कारण है कि बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब आदि प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में, निज भाषा के रूप में स्वीकार करने का अवसर प्रत्येक भारतीय के पास वर्तमान है। निज भाषा के विकास और विस्तार में मातृभाषा, राजभाषा यदि है तो राष्ट्रभाषा का भी योगदान होता है। लेकिन इन सबसे बड़ा योगदान तात्कालिक परिस्थितियों का भी होता है। तात्कालिक परिस्थितियां कालक्रम के अनुसार बदलती रहती हैं। ऐसा हजारों साल का इतिहास प्रमाणित करता है। पर्यटन आज तो व्यवसाय है, लेकिन यह तीर्थाटन और देशाटन के रूप में सदियों से भारत का अंग रहा है। कल्पना की जा सकती है कि दक्षिण के तीर्थ यात्री को ठेठ उत्तर के तीर्थों की यात्रा में निज भाषा का प्रयोग करने में कितनी कठिनाइयां रही होंगी। इन्हीं के चलते और व्यापारिक आवश्यकताओं के चलते एक दूसरे की निज भाषा का आदान प्रदान करने के लिए दुभाषियों का प्रचलन शुरू हुआ। अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल आदि देशों के व्यापारियों ने भारत के राजाओं से दुभाषियों के माध्यम से ही व्यापार संबंधी वार्ताएं की और लाभ कमाया। इस तरह से दुभाषीय दो अलग अलग निज भाषाओं के बीच न केवल सेतु बने, अपितु भाषाओं के संचरण का माध्यम भी बने।
वर्तमान कालखंड में यह प्रक्रिया मानवीय जड़ों तक जा पहुंची है। देखा गया है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण के व्यापारियों, होटलों आदि में एक एक कर्मचारी ऐसा रखा हुआ होता है जो उत्तर भारत के यात्रियों से उनकी अपनी निज भाषा हिंदी में बात करके उन्हें संतुष्ट करता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया है, वैसे वैसे निज भाषा के दायरे टूटते जाते हैं। आज लाखों भारतीय रोजगार और शिक्षा के लिए दुनिया भर के देशों में जाते हैं और उन देशों की भाषा सीखकर, स्वीकार कर कार्य व्यापार करते हैं। कम से कम 125 साल से राजस्थानी व्यापारी बंगाल, आसाम, मिजोरम आदि में जाकर वहां की भाषा सीखकर सफल व्यापारी बनते हैं। परंतु खास बात यह कि फिर भी वे अपनी निज भाषा को कभी भूलते नहीं हैं। इसीलिए निज भाषा को मां का दर्जा प्राप्त है। भारत एक बड़ा देश है, इतना बड़ा कि दुनिया के कई छोटे देश तो इसमें समा सकते हैं। विविधता में एकता यहाँ की बड़ी विशेषता है। यहाँ विभिन्न प्रांतों के लोगों का रहन सहन, खान पान, परिधान, अलंकार आदि आदि अलग हैं। भौगोलिक व प्राकृतिक कारणों से नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद के ढंग, बोलचाल के तरीके, अभिव्यक्ति के माध्यम, निज भाषाओं का अलग अलग होना एक सहज प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर हिंदी को निज भाषा के रूप में लें तो पाएंगे कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, ग्वालियर और बुंदेलखंड में बोली जाने वाली हिंदी और दिल्ली, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से भेद मिलेगा। यहां तक कि हरियाणा की हिंदी का तरीका कुछ अलग ही मिलेगा। इसी तरह हिमाचल, कुमाऊं, गढ़वाल की हिंदी का स्वरूप देशज शब्दों के शामिल होने से कुछ और ही बन जाता है। अर्थात भाषा सजीव प्रक्रिया होती है। निज भाषा के संदर्भ में तरह तरह के नारों और आंदोलनों से भाषा का रथ आगे नहीं बढ़ता है। भाषा राजा के चलाने से नहीं, जनता के चाहने से चलती है। हाँ, सरकार उन्हें संरक्षित अवश्य कर सकती है और कर भी रही है। उदाहरण के तौर पर राजभाषा हिंदी को जिस सभ्यता और सहजता के साथ आगे बढ़ाया गया है, उसी का परिणाम है कि आज देश के कोने कोने में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मिल जाते हैं। निज भाषाओं को बोलने वाले कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन निज भाषाएं छोटी या बड़ी नहीं होती। निज भाषा वस्तुतः वाणी की वीणा है, संस्कृति का संस्कार है, एक ही आकाश में चमकती तारिकाएं हैं।